यस, चलो हम देखना चालू करते हैं। हम लोग डायरेक्ट टैक्स कर रहे हैं, बराबर। अब डायरेक्ट टैक्स में एक पर्सन कितने तरीके से इनकम कमा सकता है। डायरेक्ट टैक्स में भी लोग इनकम टैक्स की बात कर सकते हैं। अ पर्सन कैन अर्न हिज इनकम थ्रू 5 वेज। 5 तरीके से एक पर्सन क्या कर सकता है, इनकम को अर्न कर सकता है। पहला क्या है कि इनकम फ्रॉम सैलरी, कहीं जॉब कर रहा है और वहां से जो इनकम आ रही है वो रिकॉर्ड कहाँ होगी, इनकम फ्रॉम सैलरी से। दूसरा पर्सन कहाँ से पैसा कमा सकता है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर घर है और उसको रेंट पे लिए हो और रेंट आ रहा है तो वो आपकी इनकम हो रही है। तो हमने अभी क्या सुना कि एक इनकम आप कहाँ से जनरेट कर सकते हो, सैलरी से, और दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। या तो आप बिजनेस कर रहे होगे या तो कोई प्रोफेशनल होगे, तो वो जो इनकम अर्न करोगे वो इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन में जाएगा। अब जो शेयर मार्केट में डील करते हैं या यही घर की खरीद बिक्री करते हैं तो ये कहाँ जाएगा, तो ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जाएगा। और लास्ट वाला जो होता है कि जो इनकम आपकी सैलरी से नहीं हो रही है, जो इनकम आपकी हाउस प्रॉपर्टी से नहीं हो रही है, जो इनकम आपकी कैपिटल गेन से नहीं हो रहा है, जो इनकम आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन से नहीं हो रहा है, ये अगर ऐसी इनकम आती है तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से जाएगा। तो एक नॉर्मली जो पर्सन होता है इनकम किस तरीके से अर्न करता है कि इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब देख लो 5 तरीके से कोई भी पर्सन अपनी इनकम क्या कर सकता है, जनरेट कर सकता है। सैलरी से पैसा कमाओगे, हाउस प्रॉपर्टी घर वगैरह भाड़े पे लोगे उससे जो रेंटल इनकम आएगा वो आपकी इनकम होगी। बिजनेस कर रहे होगे या प्रोफेशन कोई वर्क कर रहे होगे प्रोफेशनल, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या है। तो वहां से जो इनकम आएगी बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन मीन्स अगर आप शेयर में डीलिंग करते हो या घर की खरीद बिक्री कर रहे हो और उससे जो गेन हो रहा है तो वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जाएगा। और इनसे जो रिलेटेड नहीं है वो इनकम जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो आप ध्यान देना कि मान लो इनकम फ्रॉम सैलरी से आपने 50 करोड़ रुपए 50 लाख कमाए, हाउस प्रॉपर्टी से 10 लाख, बिजनेस एंड प्रोफेशन से 5 लाख, कैपिटल गेन से आपने 15 लाख कमाए और अदर सोर्सेज से आपने 20 कमाए। तो टोटल आपकी इनकम कितनी होगी, इसको बोला जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। तो देखो 50 प्लस 10 60, 65, 70, 80, 100 करोड़ रुपया आपने अपनी इनकम जनरेट की है। अब समझने वाली बात है कि सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी कहाँ जाएगा। प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है कि सैलरी का मतलब क्या होता है, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा। एक लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर क्या करता है, सचिन तेंदुलकर अगर जो वो आपको मालूम होगा कि सचिन तेंदुलकर इंडियन आर्मी में उनको एक लेफ्टिनेंट कर्नल का क्या दिया गया, जॉब भी दिया गया है। तो वहां से जो सैलरी पर मंथ उनको मिलता है वो कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी से। बट सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के वजह से जो पैसे अर्न करते थे वो इनकम कहाँ जाएगा उनका, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब कोई क्रिकेटर हो सकता है, टीचर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए हो सकता है, लॉयर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, आर्किटेक्ट हो सकता है। तो उससे जो इनकम अर्न करोगे वो प्रोफेशन में जाएगा। एंड बिजनेस में क्या जाएगा, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो और उससे रिलेटेड इनकम हो रहा है तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में। और हाउस प्रॉपर्टी में इनकम, अगर आप घर को रेंट पे दे रहे हो, आपको रेंटल इनकम जनरेट हो रहा है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। और कैपिटल गेन है जो सचिन तेंदुलकर ने, मान लो कि सचिन तेंदुलकर ने कोई शेयर में इन्वेस्ट किया होगा तो उससे भी इनको इनकम जनरेट होती होगी, तो वो कहाँ जाएगी, कैपिटल गेन में। और सचिन तेंदुलकर ऐड वगैरह करते हैं और ऐड के जरिए जो पैसा आता है तो वो कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। या किसी ने अवार्ड दिया तो अवार्ड के साथ में पैसे भी देते हैं तो वो इनकम कहाँ जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। या बैंक में पैसा जमा किए हो इंटरेस्ट मिल रहा है
तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, और पांचों हेड्स के इनकम को ऐड करने के बाद होता है हमारा ग्रॉस टोटल इनकम। ये तो हम लोग बाद में देखेंगे। ये हमारा आज का मेन टॉपिक है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और ये सेक्शन 22 से लेकर 27 में होता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि नेम ऑफ असेसी, असेसी का मतलब कौन होता है? अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स इज पेबल टू द गवर्नमेंट। ऐसा कोई भी पर्सन जो गवर्नमेंट को क्या देने वाला है, टैक्स देने वाला है, उसको क्या बोलते हैं? असेसी। हमारा प्रीवियस ईयर क्या है? 22-23। जिस ईयर में पैसा कमाते हैं, अर्न करते हैं, उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं। The year in which assessee earns his income is called previous year. The year in which we are going to pay taxes to the government is known as assessment year. जो पैसा हमने कमाया है और गवर्नमेंट को जो टैक्स जिस ईयर में देते हैं उसको क्या बोलेंगे? असेसमेंट ईयर। तो हम लोग अभी जो बात करने वाले हैं कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सैलरी का लेक्चर प्रीवियस लेक्चर था, मैं हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाला हूँ पर्टिकुलरली कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या तरीके हैं। देखो बेसिकली ना इनकम टैक्स एक्ट बना था 1961 में, और टाइम टू टाइम जैसे अभी 1 फरवरी को रिसेंटली हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण, उन्होंने बजट पेश किया। तो हर एक बजट में ना इनकम टैक्स के रेट चेंज होते रहते हैं या नहीं भी होंगे। जैसे इस बार कुछ भी चेंजेस नहीं हुए, थोड़ा माइनर चेंजेस हुए हैं। तो हर एक टाइम पे ईयर टू ईयर प्रीवियस ईयर चेंज होते रहता है, असेसमेंट ईयर चेंज होते रहता है। अभी हमारे लिए प्रीवियस ईयर 22-23 है, नेक्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर 23-24 हो जाएगा, और असेसमेंट ईयर 24-25 हो जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इनकम फ्रॉम जो भी हम लोग हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, ये इसका फॉर्मेट ये किसने दिया है कि कैसे इनकम को जनरेट, अगर आप घर भाड़े पे दिए हो और रेंटल इनकम जनरेट कर रहे हो तो उसका कैसे आपको माना जाएगा कि इनकम है। तो गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी को 3 कैटेगरी में बेसिकली डिवाइड कर दिया है: लेट आउट प्रॉपर्टी, डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी एंड सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। देखो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है LOPR। LOPR मींस व्हाट? लेट आउट प्रॉपर्टी फॉर रेसिडेंस। अगर किसी को घर दे रहे हो भाड़े पे रहने के लिए तो वो लेट आउट प्रॉपर्टी फॉर रेसिडेंस कहलाएगा, वहां से आप इनकम जनरेट कर सकते हो। डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी फॉर रेसिडेंस, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने घर भाड़े पे नहीं भी दिया है और फिर भी अगर आपके पास 2 से ज्यादा घर आप यूज कर रहे हो पर्सनल यूज के लिए, या किसी को भाड़े पे नहीं भी दिए हो, तो भी गवर्नमेंट मानेगी कि वो क्या है, आपने भाड़े पे दिया है, रेंट पे दिया है, और उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट करेंगे। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 2 घर को क्या अज्यूम कर सकते हो? सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी मतलब खुद के रहने के लिए यूज कर सकते हो। तो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे एक चीज लिखा है, फाइनेंशियल ईयर 1920 जब कोविड काल आया था ना, कोविड एरा में इंडियन गवर्नमेंट ने ये अलाउड कर दिया कि 1920 से 2 घर को सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी अलाउड किया, नहीं तो एक ही घर को क्या अज्यूम किया जाता है? सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी पहले किया जाता था बिफोर 1920, लेकिन गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया कि अब 2 घर को आप सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी समझ सकते हो। देखो इसका फायदा और नुकसान क्या है। मान लो पहले तो ये समझना है कि लेट आउट प्रॉपर्टी, डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी एंड सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स। जैसे मेरे पास 4 घर है, सपोज एक घर मेरा अंधेरी में है, दूसरा घर मेरा विरार में है, तीसरा घर मेरा बिहार में है, और चौथा घर मेरा यूपी में है। तो आपको क्या लगता है, हो सकता है कि अंधेरी वाले घर में मैं रहता हूँ तो वो घर क्या माना जाएगा? सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी फॉर रेसिडेंस, क्योंकि असेसी मैं खुद के रहने के लिए यूज कर रहा हूँ। बिहार में जो मेरा घर है वो घर मैंने क्या किया है, वो यूज नहीं कर रहा हूँ, ना भाड़े पे दिया हूँ, लेकिन उसको मैं दिखा सकता हूँ कि वो मेरा क्या है, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। मैंने उसको बिल्कुल भाड़े पे नहीं दिया है, ना मैं खुद यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो कहाँ रह रहा हूँ, अंधेरी में रह रहा हूँ। फिर भी मैं उसको अगर रह भी रहा हूँ, वहाँ पे मेरी कोई और फैमिली मेंबर्स भी रह रहे हैं, तो दोनों घर को मैं क्या दिखा सकता हूँ? सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। एक में रह रहा हूँ, एक में नहीं भी रह रहा हूँ, तो भी मैं 2 घर को क्या दिखा सकता हूँ? सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। लेकिन तीसरा घर मैंने जो बताया कि जो मेरा विरार में घर है, और विरार वाले घर को मैंने रेंट पे दिया है, तो उससे हर एक महीने मुझे क्या मिल रहा है? रेंट मिल रहा है। तो वो किस कैटेगरी में आएगा? लेट आउट प्रॉपर्टी फॉर रेसिडेंस।
लेकिन चौथा घर मैंने बताया कि यूपी में सपोज बनारस में मेरा घर है, लेकिन उसको ना तो मैंने भाड़े पे दिया है ना मैं खुद रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोल दिया कि 2 से ज़्यादा घर आप सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी नहीं दिखा सकते हो। तो 2 से ज़्यादा सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी नहीं होगा। अब देखो क्या होगा, जिस घर में मैं अंधेरी में रह रहा हूँ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, जिस घर में मैं नहीं रह रहा हूँ या मेरी कोई फैमिली मेंबर्स रह भी रहे हैं तो उसको भी मैंने सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी दिखा दिया। बिहार वाले घर को जो बिहार में है महाराष्ट्र में वहाँ से रेंट आ रहा है तो लेट आउट प्रॉपर्टी हो गया। लेकिन बनारस में जो घर है ना मैं खुद रहता हूँ ना कोई किसी को भाड़े पे दिया है, तो मैं अपना दिमाग चला के एसएससी तो यही चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या घर को दिखा दे, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी दिखा दे। बट वो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी नहीं समझेगी गवर्नमेंट बोलती है कि मैक्सिमम हम 2 घर मानेंगे कि आपका सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी होगा, और उस वाले घर को वो लोग क्या मानेंगे, डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी, जो यूपी में है कि घर भाड़े पे नहीं भी दिए हो, खुद भी यूज नहीं कर रहे हो, तो भी 2 से ज़्यादा घर अगर आप पर्सनल यूज के लिए भी करोगे तो गवर्नमेंट मानेगी कि, या खाली भी रहेगा तो गवर्नमेंट उसके ऊपर ये अज्यूम करेगी कि जैसा आजू बाजू में रेंट चल रहा है स्टैंडर्ड रेंट, वही रेंट आपको उस रेंटल इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। गवर्नमेंट मानेगी कि वो भाड़े पे ही है और उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो पहले तो अब तो 2 हो गए सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, पहले एक ही था 1950 के पहले। तो हम देखते हैं इसका फॉर्मेट। देखो मैंने क्या लिखा है, लेट आउट प्रॉपर्टी, डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी एंड सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी फॉर रेसिडेंट। मेरा फॉर्मेट है म्युनिसिपल वैल्यू दिया रहेगा। ये जरूरी नहीं कि जितने चीज मैंने फॉर्मूला में बनाए हैं सबके सब आपको मिल रहे हैं। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू, यहाँ पे एक साइन दिख रहा है, व्हिचएवर इज हायर। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू में जो भी हायर होगा वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट। सपोज अगर लेट आउट प्रॉपर्टी में मेरा म्युनिसिपल वैल्यू कितना है 100 रुपीज और फेयर वैल्यू क्या है 150, तो इन दोनों में हायर अमाउंट कौन सा है 150, दैट विल बिकम आवर एक्सपेक्टेड रेंट। नाउ स्टैंडर्ड रेंट विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम इटसेल्फ। आपको स्टैंडर्ड रेंट दिया रहेगा क्वेश्चन में। सपोज स्टैंडर्ड रेंट दिया है 90 रुपीज, तो इन दोनों में लोअर कौन सा है, देखो म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू, whichever is higher that becomes our expected rent. Now expected rent and standard rent, whichever is lower that will become our annual letting value. तो 150 lower है कि 90 lower है, 90 that becomes our annual letting value. क्या हमने सीखा, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू, whichever is higher that will become our expected rent. एक्सपेक्टेड रेंट के साथ में हम लोग स्टैंडर्ड रेंट का कंपैरिजन करेंगे, जो भी लोअर होगा वो हमारे लिए एनुअल लेटिंग वैल्यू बनेगा। अब एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, सपोज अगर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड हमारा 200 है तो व्हिचएवर इज हायर, इसमें हायर कौन सा है 200 है, तो ये हमारा बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। लेकिन यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, हमेशा ऐसा नहीं होगा। भले मैंने दिया एनुअल लेटिंग वैल्यू, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, व्हिचएवर इज हायर, तो हमारा ग्रॉस एनुअल बनता है। लेकिन वैकेंसी के केस में वो वैकेंसी पीरियड भी मैं आपको समझाऊंगा। तो वैकेंसी अगर होगा, मतलब अगर घर आपने 1-2 महीने भी घर खाली रहा है तो उस केस में एक अलग फॉर्मूला हम लोग को या अलग तरीके से कैलकुलेशन करना होता है। तो हमने देखा म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू, दोनों में से जो भी हाई होगा वो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट बनेगा। उसको कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड रेंट से, इसमें जो भी लोअर होगा वो क्या बनेगा एनुअल लेटिंग वैल्यू। उसको कंपेयर करोगे एक्चुअली रेंट रिसीव्ड से, अगेन इसमें जो भी हायर होगा वो बनेगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू मिल गया तो उसमें से माइनस करोगे म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। अगर कोई म्युनिसिपैलिटी टैक्स है, म्युनिसिपैलिटी टैक्स मींस घर का कोई प्रॉपर्टी का टैक्स पे कर रहे हो आप, जिसको घर पट्टी भी बोला जाता है, हाउस प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हो, वो म्युनिसिपैलिटी टैक्स हो गया। वाटर बिल पे कर रहे हो म्युनिसिपैलिटी को, तो वो आप डिडक्ट कर सकते हो। तो म्युनिसिपल ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, लेकिन कौन पे करना चाहिए ओनर। बहुत बार प्रॉब्लम में दिया जाता है म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट। अगर आपके घर में रहने वाला जो भाड़ुतरी अगर टेनेंट रेंट पे करे, म्युनिसिपैलिटी टैक्स पे करेगा तो उसको माइनस करने नहीं मिलेगा, उसको एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा।
तो इट शुड बी पेड बाय ओनर। सो म्युनिसिपैलिटी टैक्स पेड बाय ओनर माइनस करोगे देन आपको मिलेगा नेट एनुअल वैल्यू। तो देखो यहाँ तो सिंपल था, दोनों में जो हायर है, यहाँ दोनों में जो लोअर है, यहाँ दोनों में अगेन हायर। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से माइनस किया म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर तो मिला नेट एनुअल वैल्यू। इसमें से डिडक्शन देती है अंडर सेक्शन 24। अब ये डिडक्शन क्या होता है? इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से डिडक्शन और आपका जो ये एग्जेम्प्ट है उसमें काफी डिफरेंसेस होते हैं, वो हम बाद में बताएंगे। बट डिडक्शन गवर्नमेंट यहाँ पे फिलहाल आपको ये समझना है कि डिडक्शन क्यों देती है, क्योंकि गवर्नमेंट समझ रही है कि आप इनकम जनरेट कर रहे हो, लेकिन जो इनकम जनरेट कर रहे हो हाउस प्रॉपर्टी को घर भाड़े वगैरह पे देके, तो उससे रिलेटेड आपका कुछ खर्चा भी होता होगा। इसलिए गवर्नमेंट मानती है कि आपको रिलैक्सेशन देने के लिए आपको अगर 1 लाख रुपया भाड़ा आ रहा है हर एक महीने पे, तो पूरे 1 लाख के ऊपर टैक्स नहीं लगा देती है गवर्नमेंट, उसके ऊपर रिलैक्सेशन देती है कि चलो 30% जो नेट एनुअल वैल्यू आ रहा है ना ये कैलकुलेशन करके, तो जैसा मान लो म्युनिसिपैलिटी टैक्स आपने 50 रुपीज पे किया तो आपका नेट एनुअल वैल्यू कितना आ रहा है? 150 या मैं सीधे हाँ ठीक है 150। तो 30% गवर्नमेंट बोलती है कि भाई चलो आपका नेट एनुअल वैल्यू आपके हाथ में 150 आ रहा है इनकम, लेकिन 30% ना तुमने इस घर से रिलेटेड बहुत सारे खर्चे किए होंगे, इसलिए आपको 30% अमाउंट नहीं देना है, अमाउंट के ऊपर टैक्स नहीं देना है। तो 150 का 30% कितना होगा? 45। इसको माइनस कर दोगे। इंटरेस्ट ऑन लोन बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है और सबसे ज्यादा परेशानी का सबक यही है। कौन? इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है तो उसको भी आप क्या कर सकते हो? सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और जो इनकम आएगा वो कहलाएगा नेट टैक्सेबल इनकम। लेकिन हम लोग देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है। देखो इंटरेस्ट ऑन लोन जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा है और आप पैसा होने के बावजूद भी जो हायर क्लास के लोग होते हैं या मिडिल हायर क्लास होते हैं या मिडिल क्लास भी होते हैं ना, तो वो लोन लेना पसंद करते हैं अगर उनको घर खरीदना है तो। अब घर खरीदेंगे तो इससे फायदा क्या है? लोन क्यों लेते हैं? क्योंकि लोन लेंगे तो बैंक अच्छे से वेरीफाई करेगी, तभी आपको हाउसिंग लोन प्रोवाइड करेगी। क्योंकि अगर कोई प्रॉपर्टी अगर डूबने वाली प्रॉपर्टी है तो उसके लिए बैंक आपको लोन पर्सनल लोन दे सकती है, लेकिन हाउस लोन नहीं देगी। तो हाउस लोन के लिए आपको हाउस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं? लोन ले लेते हैं। तो लोन ले लेते हैं तो उसके ऊपर उनको क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट। तो जो इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, मान लो मैंने अगर 1 करोड़ का फ्लैट खरीदा है, हर एक महीने में मैं अगर उनको 50,000 रुपीज पे कर रहा हूँ, उसके साथ में 10,000 इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, तो मेरा टोटल EMI 60,000 हो गया। 50,000 प्रिंसिपल और 10,000 क्या हो गया? इंटरेस्ट। तो टोटल मेरा क्या होगा? 60,000 EMI पे कर रहा हूँ। तो ये जो 10,000 मैं हर एक महीने पे कर रहा हूँ, ये मेरे लिए क्या है? एक्सपेंडिचर है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऐसा मानती है कि हाँ ये तुम इंटरेस्ट पे कर रहे हो लोन के ऊपर, वो आपका क्या है? खर्चा है। तो उसको भी आप क्या कर सकते हो? सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे 5 रुपया क्या पे कर रहा हूँ? इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। तो मेरे पास नेट एनुअल वैल्यू मेरा 150 था, उसमें से 45 को मैंने माइनस किया तो मेरा क्या बचा? 100 रुपीज। दैट इज कॉल्ड नेट टैक्सेबल इनकम। अब क्या होता है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो अरियर्स ऑफ रेंट रिसीव, जो रेंट मिलने वाला था वो रेंट जो पहले नहीं मिला था अब मिल रहा है, अनरियलाइज्ड रेंट होता है कि जो रेंट मिला ही नहीं है, उन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं। हो सकता है कि पास्ट ईयर्स में मिला हो और अब जाकर रेंट मिल रहा है, तो उन दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन टैक्स तो देना ही पड़ेगा क्योंकि प्रीवियस ईयर में हमने दिया नहीं होगा। तो गवर्नमेंट बोलती है कि दोनों अनरियलाइज्ड और अरियर्स को दोनों को ऐड कर दो तो आपको टोटल रिसीव्ड मिलेगा। इसका 30% माइनस करके मतलब जो 70% है वो टैक्सेबल होगा। वो क्या होने वाला है आपके लिए? टैक्सेबल होगा। और फिर इन दोनों इनकम को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे और आपको फाइनली मिलेगा नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हम लेकिन अब देखो मैंने कुछ यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लेट आउट प्रॉपर्टी और डील लेट आउट प्रॉपर्टी में एक्स की तरह मैंने साइन दिया, मतलब अमाउंट है लिखा है, लेकिन सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? देखो ध्यान देना, ये कैलकुलेशन जो है लेट आउट प्रॉपर्टी डील लेट आउट प्रॉपर्टी, देखो मैंने एक्स लिखा है म्युनिसिपल वैल्यू, क्लियर वैल्यू, ये लेट आउट प्रॉपर्टी एंड डील
लेट आउट प्रॉपर्टी का सेम कैलकुलेशन होता है, बराबर। बट सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है, जिस घर में आप खुद रह रहे हो, उस घर से आपको कभी भी इनकम जनरेट नहीं हो सकता है। इसलिए देखो यहाँ से फ्रॉम म्युनिसिपल वैल्यू ऑनवर्ड टिल 30% ऑफ एनएलवी क्या है दिया हुआ, नील दिया हुआ, समझ में आ रहा है। म्युनिसिपल वैल्यू उसका दिया रहेगा क्वेश्चन में, जिस घर में रह रहे हो, क्योंकि आप घर में रह रहे हो तो उसकी म्युनिसिपैलिटी में वैल्यू तो होगी कि म्युनिसिपैलिटी के हिसाब से कितना इसकी वैल्यू है नहीं। फेयर वैल्यू क्या चल रहा है उसका, स्टैंडर्ड रेट क्या चल रहा है मार्केट में। लेकिन आप जिस घर में रह रहे हो उस घर की इनकम वहां से इनकम जनरेट नहीं कर सकते हो, तो म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू सब नील होते जा रहे हैं। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू तक क्या है, नील। तो यहाँ म्युनिसिपैलिटी टैक्स पेड बाय ओनर होगा, वो भी क्या होगा, नील। माइनस करने की जरूरत नहीं है, तो आपका नेट एनुअल वैल्यू भी क्या मिला, नील। अब नेट एनुअल वैल्यू अगर जीरो मिल रहा है, नील मींस व्हाट, जीरो। अगर 30% नील का कैलकुलेट करोगे तो भी क्या है, जीरो आएगा। तो ये नील कहाँ तक दिया है, म्युनिसिपल वैल्यू से लेकर 30% ऑफ एनएवी तक। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन ऐसा जरूर हो सकता है कि जिस घर में आप क्या खुद रहते हो, उस घर को खरीदने के लिए आपने क्या किया होगा, लोन लिया होगा। और लोन लिए होगे तो उसके ऊपर क्या पे कर रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रहे होगे। तो सपोज अगर आपने 50,000 रुपीज इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो आपके लिए क्या होगा, इंटरेस्ट माइनस करना रहेगा, क्योंकि वो नुकसान हो गया आपके लिए। तो इनकम तो जनरेट होनी है, तो 15,000 आपके लिए क्या होगा, लॉस में आ सकता है। तो ये क्या बता रहा है कि लेट आउट प्रॉपर्टी और डीम लेट आउट प्रॉपर्टी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव में रहेगी। लेकिन डीम सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी क्या होगा, माइनस में होगा। तो अब ये मान लो कि यहाँ से अगर मुझे यहाँ इनकम हो गया 100 रुपीज, कितना होता, 100 ही था ना, 100, और यहाँ पे 200 हो गया। अगर इसी तरीके से कैलकुलेशन किया जैसे, और यहाँ मुझे लॉस हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने 10 रुपीज दिया था, तो ये 10 रुपीज माइनस में अकाउंट्स में या टैक्स में ब्रैकेट में रखने का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना। और यहाँ पे भी मान लो मेरे पास 2 घर है, दूसरा घर 20 रुपीज क्या चल रहा है, माइनस में चल रहा है। तो ये जो लेट आउट प्रॉपर्टी है उससे 100 रुपीज इनकम हो रहा है, सपोज डीम लेट आउट प्रॉपर्टी से 200 हो रहा है, तो दोनों टोटल कितना होगा, 300 हो गया। तो 300 मिला मेरे को, इनकम हो गया 100 रुपीज प्लस 200, ये दोनों प्लस थे, लेकिन ये दोनों क्या है, माइनस है। तो मुझे माइनस करके मिल रहा है 10 और 20। तो मेरा नेट ये 300 में से 30 गया, तो कितना बचेगा, 270। ये मेरा क्या है, नेट टैक्सेबल इनकम है। इसी में अनरियलाइज्ड और अरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड अगर कुछ प्रॉब्लम में आता है तो दोनों को ऐड करोगे आप, और उसमें से 30% माइनस करके मतलब 70% को टैक्सेबल कर दोगे। मान लो इसे कैलकुलेशन करने पे अगर मुझे अमाउंट मिलता है 40 रुपीज, तो 310 रुपीज के ऊपर ये मेरा टैक्सेबल इनकम होगा। इसके ऊपर टैक्स नहीं देना है, मतलब ये टैक्स देने वाला अमाउंट नहीं है। इस अमाउंट के ऊपर मुझे ये जाएगा मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। और पांचों हेड्स को ऐड करने के बाद ही क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि हमारा टोटल इनकम किस रेंज में आता है, उस हिसाब से जिस टैक्स रेंज में आएगा उस स्लैब रेट के हिसाब से हमें टैक्स देने होंगे। बट अब मैं जो समझाने वाला हूँ आपको कि मैंने ये तो बताया आपको कि म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू, एक्सपेक्टेड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एनुअल वैल्यू, वैल्यू, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, ये सब मैंने आपको बताए हैं कि किस तरीके से कैलकुलेशन होगा। बट आपको ये समझना है कि सर हमेशा ये लिमिट भी होती है कुछ गवर्नमेंट ने या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जरिए गवर्नमेंट जो नोटिफिकेशन लेके आती है फरवरी में, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी या 1 फरवरी को, उसके हिसाब से क्या कुछ लिमिटेशन दिया है। किसके लिए लिमिटेशन दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए। किसके लिए, इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए। अगर आपने लोन लिया है घर खरीदने के लिए और जिस घर को शायद आपने भाड़े पे दिया हो या तो उससे खुद रेंट कमा रहे होगे, तो इस लोन के ऊपर अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ बोला है, सिर्फ और सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। मतलब अगर आपने खुद के लिए यूज करते हो प्रॉपर्टी, किसके लिए, खुद के लिए यूज कर रहे हो, तो किस टाइप की प्रॉपर्टी कहलाएगी, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी।
2 ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं। तो अगर 1 अप्रैल 99 के पहले अगर लोन लिया था आपने तो मैक्सिमम डिडक्शन जो इंटरेस्ट ऑन लोन की लिमिट है ना 30,000 है। मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन आपको दिया रहेगा प्रॉब्लम में कि 70,000 पे कर लो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में एंड लोन वाज टेकन बिफोर 1 अप्रैल 1999। तो इसका मतलब आप 40,000 नहीं सब्ट्रैक्ट करा सकते हो। कितना मैक्सिमम करा सकते हो? 30,000, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लिमिट बोला है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जरिए गवर्नमेंट ने कहा है कि 1 अप्रैल 1999 के पहले अगर लोन लिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मैक्सिमम आप डिडक्ट करा सकते हो? 30,000। लेकिन अगर 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया है तो आप ज्यादा से ज्यादा कितना करा सकते हो? 2 लाख का डिडक्शन ले सकते हो। अब सपोज मैंने 1 अप्रैल 1999 के बाद चलो मान लिया कि 20 मई 2005 को क्या लिया लोन लिया था और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ और कितना पे कर रहा हूँ 1,70,000। तो मुझे 1,70,000 माइनस करके मिलेगा। यस, 1 अप्रैल 1999 के बाद कितना लिमिट है? 2 लाख। 2 लाख। लेकिन यही क्वेश्चन लेता हूँ कि मैंने इंटरेस्ट लोन लिया था 2005 में, लेकिन मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ 2,70,000 ईयर का कितना पे कर रहा हूँ? 2,70,000। तो क्या लगता है मुझे 2,70,000 माइनस करने मिलेगा? नहीं, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट कितना है? 2 लाख। 2 लाख है तो मुझे 2 लाख माइनस करने मिलेगा। ये लिमिट किसके लिए है? ओनली फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो सच काइंड ऑफ लिमिट फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी और डीम लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी एंड डीम लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन का डेट वगैरह देखना नहीं है। जितना भी आप क्या कर रहे हो, आपने कब लोन लिया है, कितना इंटरेस्ट दे रहे हो, आप पूरा का पूरा क्या करा सकते हो? माइनस करा सकते हो। लेकिन बहुत बार क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कि क्वेश्चन में दे देता है कि मिस्टर ए को शादी करनी थी या अपनी बेटी की या अपने बेटे की और इसके लिए लोन लिया है और उसको भी लोग क्या कर देते हैं? डिडक्शन लेने की सोचते हैं, तो उसका डिडक्शन नहीं ले सकते हो। यहाँ क्लियरली ये इनकम टैक्स एक्ट है। एक्ट का मतलब कानून होता है और जहां पे भी कानून आ जाता है क्लियरली ये लोग डिफाइन कर दिए हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी अलाउड ओनली इफ इट इज टेकन फॉर परचेज। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर लोन के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हो तो उसको एक्सपेंडिचर तभी माना जाएगा अगर आप घर खरीदने के लिए लोन लेते हो, परचेज के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए। परचेज नहीं करो तो अगर आप घर खुद बना रहे हो उसके लिए लोन लेते हो या उसका रिपेयरिंग और रिन्यूअल करा रहे हो हाउस का, तो आप लोन लिए हो। मतलब परचेज के टाइम पे, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, रिपेयर एंड रिन्यूअल के टाइम पे अगर आपने लोन लिया है तो और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हो तभी आप डिडक्शन ले सकते हो। तो हमने क्या सीखा कि लेट आउट प्रॉपर्टी एंड डीम लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए ना डेट देखना है ना मैक्सिमम लिमिट देखना है, इसके लिए कोई भी लिमिट नहीं है। बट सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए 1 अप्रैल 1999 के पहले लिया है लोन तो ज्यादा से ज्यादा 30,000 और 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया तो मैक्सिमम 2 लाख का ही डिडक्शन कर सकते हैं। और कुछ चीजें मैंने बताया है इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कर लेते हुए फिर ये जो एक्सेप्शनल केस था इसके बारे में बात करेंगे। जैसे बोला गया फॉर प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट ऑन लोन। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब क्या होता है ये समझो। मान लो कि आपके यहाँ पे आपको घर बनाना था या तो आपने क्या किया लोन लिया है, आपको खुद लोन क्यों लिया है? क्योंकि आपको घर खुद से बनवाना था तो आपने लोन लिया और लोन लिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? और अगर इंटरेस्ट दे रहे हो, लोन लिए होगे तो इंटरेस्ट दे रहे होगे, लेकिन गवर्नमेंट जितना लोन आपने लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हो, पूरा का पूरा नहीं माइनस करने देगी। गवर्नमेंट क्या बोलती है कि डेट ऑफ लोन टेकन, कौन सा डेट को लोन लिया था वो डेट पकड़ो